चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेसन 3 मांग एवं मांग का नियम। ये 3rd चैप्टर है जो कि हर बार पेपर में से 8 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसता है, इसलिए वीडियो पूरा देखना। मांग की परिभाषा। मांग है क्या, इस बारे में हम आज जानकारी करेंगे। किसी वस्तु की वह मात्रा जिस पर उपभोक्ता वस्तु की कीमत एवं अपनी रुचि के अनाधियों के अनुसार खरीदने के लिए तत्पर हो एवं खरीदने की क्षमता रखता हो, वस्तु की मांग कहलाती है। अब हम बस समझते हैं कि मांग क्या है। जैसे कि कोई वस्तु है जिससे उपभोक्ता, जिसे हमें पसंद है और हम उसको लेने के लिए कोई भी कीमत दे सकते हैं और हमें उसमें बहुत रुचि है और हम अपनी मनी देने के लिए तैयार हैं तथा उसे खरीदने के लिए तत्पर हैं, तो उसे कहते हैं मांग। और हमारे सिवा और कोई भी उसको खरीदना चाहता है, उन लोगों की भी सिफारिश है कि ये चीज़ आनी चाहिए, उसे हम मांग कहते हैं। इसमें और उन्होंने मांग की परिभाषा इस कदर दी है। देखो, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसकी पूर्ति के लिए हमारा पर्याप्त साधन है, मतलब साधन कहते हैं मतलब पैसे से, और उसे हम खर्च करने के लिए तत्पर मतलब कि जल्दी से जल्दी हमें यह चीज़ मिल जाए है। और मांग से हमारा अभिप्राय है किसी वस्तु एवं सेवाओं मांग। इसके बाद बोवर ने लिखा है कि मांग से हमारा अभिप्राय किसी वस्तु और सेवाओं की विभिन्न मूल्यों पर या विभिन्न आय स्तर अथवा संबंधित वस्तुओं की विभिन्न मूल्यों की दशा में खरीदी जाए। किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की सारणी से होती है जिन्हें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्य पर खरीद, मतलब कि किसी व्यक्ति को वह चीज़ पसंद है, हमको पसंद है, अगले व्यक्ति को वह चीज़ पसंद है, तथा उस वस्तु को खरीदने के लिए क्रेता गेट बंद करो। वस्तु खरीदने क्रेता समय पर मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है, अर्थात वो संभव आविष्कार मांग की आवश्यकता एवं तत्व। मांग के आवश्यक तत्व ये है। मांग के आवश्यक तत्व किसी वस्तु विशेष इच्छा का होना। अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ चाहिए तो पहले तो उसकी इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये पसंद है नहीं है। इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन। अगर उसे खरीदने की इच्छा तो खूब है, पर उसके लिए साधन भी होना चाहिए, रुपया होना चाहिए। बिना उसके मन में तो उसे जन क्या खरीदना, तो क्या उतना पैसा होना चाहिए। साधनों की इच्छा पूर्ति के लिए व्यय के लिए तत्पर, तो उसे देने के लिए वो तत्पर हो, कि मतलब उसको देने की पूरी इच्छा हो और उसे खरीदने के लिए वो पूरी कोशिश करता हो। और ये सूत्र मांग का ये है, मांग बराबर इच्छा प्लस पर्याप्त साधन प्लस साधन व्यय करने की तत्परता। इन तीनों का सूत्र मिलाकर यह बन जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मांग के प्रकार। अब देखो, मांग कितने प्रकार की। व्यक्तिगत मांग होती है, बाजार मांग होती है, कीमत होती है। कीमत के बाद आय की मांग होती है, उसके बाद आड़ी तिरछी मांग होती है, संयुक्त मांग होती है, व्युत्पन्न मांग होती है, प्रत्यक्ष मांग होती है। इसके बाद सामूहिक मांग भी होती है, वैकल्पिक मांग होती है। ये मांग के प्रकार हैं। व्यक्तिगत मांग। जब किसी एक व्यक्ति उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु सेवाओं की मांग की जाती है तो उसे मांग को व्यक्तिगत मांग कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति उसे खरीदना चाहता है तो उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, उदाहरण भी दिया है, जैसे राम द्वारा टीवी की मांग की गई तो उसने व्यापारी से कहा कि मुझे टीवी चाहिए है। इसके बाद बाजार मांग। बाजार मांग जब किसी एक वस्तु की सेवाओं को उपभोक्ता द्वारा मांगी जाए तो ऐसी मांग बाजार मांग कहलाए। जैसे दूध जैसे राम को चाहिए और श्याम को भी चाहिए और रंजत को भी चाहिए। इन तीनों को रंजत को चाहिए, भूपेंद्र को चाहिए, इन सबको दूध चाहिए।
तो उन्होंने दूध की मांग की, तो उसे कहते हैं बाजार मांग या सामूहिक मांग, सामूहिक। और इसके बाद है कीमत। कीमत मांग, कीमत की तात्पर्य वस्तु की विभिन्न मात्राओं से जो उपभोक्ता द्वारा विभिन्न मूल्यों पर निश्चित समय अवधि में मांगी जाती है, लेकिन जरूरी है कि अन्य बातों पर स्थित रहे, अर्थात उपभोक्ता की आय, स्वभाव, रुचि, फैशन संबंधी वस्तुओं के मूल्य आदि में कोई परिवर्तन, अर्थात जो भी कोई वस्तु है उसकी कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। मान लिया कि उस व्यक्ति को 10 लोग लेते हैं, यदि उसमें ज़्यादा हो जाएगा, यदि उसमें ज़्यादा हो जाएगा तो व्यक्ति कम लेने लगेगा। वही चीज़ अगर उसमें बढ़ जाएगा, यदि कम हो जाएगा तो व्यक्ति ज़्यादा लेने, मतलब कि यह उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। आय की मांग, आय मांग से तात्पर्य है किसी वस्तु या सेवाओं की उन मात्राओं से जो उपभोक्ता द्वारा अन्य बातों पर स्थिर रहने की भिन्न स्तर क्रम कर दे। अब उसकी आय होनी चाहिए, किसी वस्तु खरीदने की इच्छा है उसकी, और उसके लिए उसकी आय पर्याप्त नहीं है तो क्या वो खरीद सकता है? उसका आय का होना भी अति आवश्यक है। इसके बाद आड़ी तिरछी मांग, किसी वस्तु की आड़ी तिरछी मांग से उस वस्तु की कीमत को दर्शाती है जिसमें उपभोक्ता संबंधी अन्य वस्तु मांगने के मूल्य में परिवर्तन होने पर खरीदने को तैयार है, जबकि उस वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं है। अब जैसे आड़ी तिरछी मांग कि उस व्यक्ति को जैसे गाड़ी खरीदनी, वो है अगले व्यक्ति कह रहा मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी के बाद और दूसरी चीज़ चाहिए, उसको गाड़ी के लिए मुझे पैशन प्रो चाहिए, वो कह रहा नहीं मुझे तो अपाची चाहिए। इस प्रकार आड़ी तिरछी मांग होती है। जैसे यक्ष को चाहिए, जैसे राम को चाहिए अपाचे, और श्याम आया, श्याम कह रहा मुझे तो पैशन प्रो चाहिए, तो ये आड़ी तिरछी मांग कहलाती है। अब संयुक्त मांग, ऐसी मांग दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग की जाए, विशेषता ऐसे संयुक्त मांग मतलब एक या एक से अधिक मांग की जाए, उसके साथ उस दूसरे की जरूरत पड़े। जैसे ऐसी मांग जो दो या दो से अधिक वस्तु की मांग किसी विशेष आवश्यक हेतु की जाए, जैसे संयुक्त मांग कहलाती है। जैसे चाय बनाने के लिए दूध, चीनी और चाय पत्ती, जैसे दूध भी चाहिए उसको, चीनी भी चाहिए और चाय पत्ती। और व्युत्पन्न मांग, अप्रत्यक्ष मांग, किसी वस्तु की प्रत्यक्ष ना होकर किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष रूप में की जाती है। प्रत्यक्ष मतलब कि सामने सामने, अब आपने पैसे दिए और गाड़ी खरीदी, प्रत्यक्ष हो गया। जैसे केस में दिया गया है, जब किसी वस्तु की मांग प्रत्यक्ष ना होकर किसी अन्य वस्तु से प्राप्त हेतु अप्रत्यक्ष रूप में की जाती है, ऐसी मांग व्युत्पन्न मांग, मतलब प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष कहा है कि जैसे अप्रत्यक्ष, जैसे आप गाड़ी खरीदने नहीं, आप कुछ लेने गए, मान लीजिए आप गेहूँ खरीदने गए, गेहूँ खरीदने या कोई गाड़ी खरीदने, नमकीन खरीदने, उसमें जीएसटी जो लगी रहती है जी अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर, जैसे अप्रत्यक्ष कर जी आपको देखता तो नहीं है, आपने 5 रुपये की चीज़ लिया, आपने 5 रुपये दिए, और जो इसमें कमीशन होगा 2% 3% ये सरकारी ये खाते में जाता है, जैसे अप्रत्यक्ष कर गया थे। और प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर होता है, आयकर जैसे आयकर होता है घर से लिया जाता है घर का, और वो प्रत्यक्ष होता है। इसका प्रत्यक्ष मांग, जब उपभोक्ता द्वारा किसी ऐसी वस्तु की मांग की जाए जो जिसकी आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप में हो, ऐसी मांग प्रत्यक्ष मांग कहलाती है। जैसे मोबाइल फोन की मांग, कपड़ों की मांग, ये तो सामने फोन लेगा तो पैसा देगा तो प्रत्यक्ष रूप में लेगा, अप्रत्यक्ष में तो देगा, पैसा देगा फोन लेगा, ये प्रत्यक्ष मांग। अब जिसका सामूहिक मांग, ऐसी वस्तु की मांग जिसे अनेक लोग प्रयोग हेतु की जाती है, जैसे सामूहिक मांग कर, जैसे कोई व्यक्ति कोई अच्छे, जिसका सामूहिक मांग एक वस्तु को अनेक लोगों द्वारा खरीदा जाना। जैसे ओप्पो का फ़ोन नया आया, एक सैंपल है, लोग हैं 10, तो ऐसी स्थिति में जो होता है कि सामूहिक सभी लोगों की मांग होती है कि हमें लेना चाहिए, पर उससे कीमत बढ़ती भी है। अब इसमें दे दिया गया है कि जब किसी वस्तु की मांग अनेक प्रयोग हेतु की जाती है तो उसे ऐसी मांग सामूहिक मांग कहलाती है। जैसे लकड़ी की मांग,
लकड़ी की मांग, हाँ सामूहिक मांग, जैसे लकड़ी के ईंधन का भी काम हो जाएगा, फर्नीचर आदि बनाने हेतु किए जाए लकड़ी के प्रयोग हेतु सामूहिक मांग होती है। ऐसी मांग जिसकी पूर्ति, वैकल्पिक मांग, ऐसी मांग जिसकी पूर्ति हेतु उपभोक्ता के पास विभिन्न विकल्प उपलब्ध होते हैं, जैसे वैकल्पिक मांग कहते हैं कि ऐसी मांग जिससे उपभोक्ता के पास विभिन्न विकल्प उपलब्ध, या तो सामान उपलब्ध होगा या पैसे उपलब्ध होगा, विकल्प होगा, या वो चीज ले सकता है या जिसे वैकल्पिक मांग कहते हैं। जैसे मनोरंजन के लिए मांगी गई टेलीविजन द्वारा किसी संगीत कार्यक्रम आदि में जाकर पूर्ण किया जा सकता है। इसके बाद आता है इसमें अंतर व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में, जो आपका पहला और दूसरा वाला वो था। इसके बाद है व्यक्तिगत मांग, जब किसी एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु और सेवाओं की मांग की जाती है तो उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। और बाजार मांग, जब किसी वस्तु को एक व्यक्ति या एक सेवा के लिए उपभोक्ता द्वारा मांग की जाती है तो ऐसी मांग को बाजार मांग कहते हैं। जब एक वस्तु या सेवाओं को सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांग की जाती है तो ऐसी मांग बाजार मांग कहलाती है। इसके बाद व्यक्तिगत यह है निम्न कारकों को प्रभावित करती है, जैसे वस्तु का मूल्य, उसके मूल्य क्या, उपभोक्ता की रुचि, उसमें रुचि है उपभोक्ता की पसंद या फैशन, उसमें फैशन भी होना चाहिए जिससे कि उसे पसंद आ जाए। इसके संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, मतलब कि अगर उसमें कीमत में परिवर्तन है तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन है, अगर उसकी लायक वो चीज़ है तो उसे खरीद ले। और बाजार मांग में वस्तु का मूल्य भी होना चाहिए, उपभोक्ता की रुचि होना चाहिए, उसमें उसके पसंद होना चाहिए, फैशन होना चाहिए, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होना चाहिए, उपभोक्ता की आय और जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जलवायु और मौसम, देश की मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होना चाहिए, जनसंख्या में परिवर्तन, भविष्य में मूल्य की संभावना होनी चाहिए, विज्ञापन की अभाव तथा सरकार की कर नीति होना चाहिए। यह एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई मांग होती है, यह योग्य का प्रश्न नहीं उठाती। व्यक्तिगत मांग का योग होता है कि कितने व्यक्ति ने क्या लिया, उसका योग भी होता है। व्यक्तिगत मांग, फलन एवं बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति विशेष की मांग किस कारकों को प्रभावित करती है। इन निम्न प्रकार से प्रदर्शित, ये सूत्र होता है मांग का निकालने वाला, ये आगे हम इस वीडियो में पता करें। वीडियो लंबा होगा पर वीडियो जरूर पूरी देखना। अब व्यक्तिगत मांग, अब यही चीज़ है, एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई कोई भी चीज़ व्यक्तिगत मांग होती है। ये परिभाषा तो आपको पता ही है। अब इसका सूत्र होता है, जहाँ पर x dx है, यहाँ पर p कोई व्यक्ति का नाम है और dx यह एक व्यक्ति द्वारा x गई मांगी गई कोई वस्तु, और px ये px है वस्तु x की कीमत, जो कोई वस्तु उसने खरीदी उसकी कीमत है। r है संबंधित वस्तु की कीमत जो उसके संबंध में आती हुई वस्तु है। y व्यक्ति की आय है कि उसकी आय कितनी है, और t उसकी प्राथमिकता या रुचि है, तो मतलब कि उसको पसंद है या नहीं है, और e है उपभोक्ता का साधन। ये सूत्र बनता है इसका। और बाजार मांग का अलग सूत्र होता है जो कि ये बाजार मांग यह दर्शाते है कि बाजार किन कारकों से प्रभावित होती है, जिसका सूत्र निम्न प्रकार है। MD बराबर होता है F बराबर यहाँ पर किसी का नाम, और MDX बराबर होता है बाजार से मांगी गई मात्रा, कितनी मात्रा में वो चीज़ चाहिए। X होता है उसकी कीमत, और X R होता है संबंधित वस्तु की कीमत, जो वस्तु उसने ली उसकी कीमत क्या है। Y होता है व्यक्ति की आय, और T होता है उसकी रुचि, उसी प्रकार है। और E होता है भविष्य के मूल्य में परिवर्तन की संभावना, कि भविष्य में उसमें परिवर्तन होगा। या N होती है जनसंख्या आकार, कि उसकी जनसंख्या कितनी है किस देश की। उसी प्रकार मांग होती है सरकार की कर नीति, कि उसमें सरकार का कर कितनी है। आय का वितरण, तो उसमें व्यक्ति को कितनी आय या फायदा मिले। मांग को प्रभावित करने वाले घटक, जैसे वस्तुओं के मूल्य,
वस्तु की कीमत, इस बारे में हम जानकारी। मांग प्रभावित करने वाले घटक हैं, क्या क्या है? वस्तुओं का मूल्य, मूल्य में है। उसके बाद दूसरी जगह उपभोक्ता की रुचि होनी चाहिए उसमें। संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, इसका संस्थापक वस्तुएं, इसके पूरक वस्तुएं, और ये दिया गया है प्रतिस्पर्धक या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। वस्तु का मूल्य, वस्तु की कीमत वस्तु की मांग को अत्यधिक प्रभावित करती है। यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग अत्यधिक हो जाती है। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, अपेक्षाकृत कम होती है, अतः वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी मांग की परिवर्तन भी होता है। मांग एवं वस्तु के मूल्य के मध्य संबंध को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है। जो सूत्र जे हुआ नीचे, ये होता है इसका सूत्र x बराबर f, जहाँ x वस्तु के द्वारा वस्तु की मांग और p वस्तु की कीमत होती है। उपभोक्ता की रुचि एवं फैशन, वस्तु की मांग उपभोक्ता की रुचि, पसंद एवं फैशन को प्रभावित। यदि उसकी रुचि है उस वस्तु पे तो वह तो जान कितना पैसा उस देने के लिए तैयार हो। फैशन की प्रभावित करता, उसे अच्छा लगता हो वस्तु की। उपभोक्ता की रुचि मतलब व्यक्ति की उसकी रुचि हो, पसंद होना चाहिए, अनुकूल, उसके अनुकूल हो एवं उसकी मांग अधिक होती है तथा उसमें वृद्धि होती जाती है। जिसकी मतलब जो व्यक्ति अच्छी होगी तो उसमें मांग भी ज़्यादा होगी, उसकी मनी में भी वृद्धि होगी। विपरीत जो वस्तु फैशन से निकल जाती है और उसका मूल्य कम होता है, वह वस्तु की मांग बढ़ती नहीं बल्कि घट जाती है और मांग में भी हानि आती है। संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग को प्रभावित होता है, जो इनको निम्न शीर्षकों द्वारा समझा जा सकता है। निम्न शीर्षक जैसे एक है संस्थापक और दूसरा है पूरक वस्तुएं। संस्थापक वस्तुओं के बारे में हम पहले डिटेल से जानकारी। संस्थापक वस्तु है जिसे एक के बदले दूसरे का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए चाय एवं कॉफ़ी कि कोई संस्थापक वस्तु, उसकी जगह दूसरे का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कोई घर पर रिश्तेदार आता है, चाय की वजह हम कॉफ़ी भी पिला सकते हैं, पर इसके जो उसके मनी होती है उसमें अंतर होता है। संस्थापक वस्तु जिसे एक के बदले दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चाय व कॉफ़ी, इन वस्तुओं की अपेक्षा यह पाया जाता है कि वह वस्तु कीमत कम होती है। कि जब एक वस्तु की कीमत कम होती है तो दूसरे वस्तु की मांग कम हो जाती है। क्योंकि अगर चाय की कीमत कम है तो कॉफ़ी की कीमत मांग कम हो जाएगी। यदि कॉफ़ी की कीमत कम होती तो चाय की मांग कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग चाय पीना कम कर देते, उसके जल्दी कॉफ़ी पीना शुरू कर देते, क्योंकि कॉफ़ी सस्ती होती। तो जैसे जे दिया गया, कॉफ़ी की मांग अगर लोगों से ज़्यादा होती है तो चाय की यहाँ पर हानि दिखाई गई है, चाय कम हो जाएगी। देखिए जे अगर इतने लोगों ने चाय किया तो चाय की मांग कम हो गई। इसके बाद कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो चाय बढ़ेगी, इसके बाद और कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग और हो जाएगी। अब इसके बाद है चित्र से स्पष्ट होता होगा। अब दूसरा है पूरक। पूरक में है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु वह वस्तु है जो एक साथ प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार एवं पेट्रोल, मतलब कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। इन वस्तु की अपेक्षा यह पाया जाता है कि जब एक वस्तु की कीमत कम होती है तो दूसरे की मांग बढ़ जाती है। अतः यदि पेट्रोल की कीमत कमी होगी तो कार की मांग बढ़ जाएगी। यदि इसलिए होगा क्योंकि पेट्रोल की कीमत कम होगी पर कार चलाने का खर्चा भी कम होगा एवं अधिक लोग क्रय करेंगे। अर्थात अधिक लोग, अगर पेट्रोल कम होगा तो व्यक्ति कार लेगा, क्योंकि
गाड़ी तो पेट्रोल से ही चलनी है। इसी प्रकार जिसका सूत्र, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो लोगों का कार खरीदना कम हो जाएगा। तो ये घटती, जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ी लोगों ने खरीदना कम कर दिया, और पेट्रोल की जैसे ही मांग, पेट्रोल कम होगा कीमत, लोगों ने ज़्यादा खरीदना शुरू कर दी। इससे स्पष्ट चित्र इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में वीडियो आए। ये तो इस उपयुक्त चित्र के से स्पष्ट होता है कि कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है एवं कीमत कम होने की मांग बढ़ जाती है। अतः पूरक वस्तु की स्थिति में एक वस्तु की मांग एवं दूसरे वस्तु की कीमत के विपरीत संबंध पाया जाता है। इस वीडियो को मैं 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा क्योंकि ये वीडियो बड़ा है। क्योंकि बड़ा तो कुछ नहीं है, पर मैं आपको एक एक शब्द, एक एक डिटेल, जिससे कि आपको पेपरों में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए मैं यह आपको पूरी डिटेल से जानकारी दे रहा हूँ। एक चीज़ को 2 बार रिवीजन करा रहा हूँ। इसके बाद प्रतिस्थापक वस्तु एवं पूरक वस्तु में अंतर, इन दोनों के अंतर देखो। ये गए अपन, ये है तो यह वह वस्तु है जिसका एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है, और पूरक वस्तु में वह वस्तु है जिसका प्रयोग एक साथ किया जाता है। वह वस्तु के मूल्य मध्य प्रत्यक्ष संबंध पाया जाए, अर्थात एक वस्तु की मूल्य में कमी आती है तो दूसरे की मांग में कमी होगी। इसके बाद पूरक वस्तु जो जिसका एक साथ प्रयोग होगा, और यह वस्तु मूल्य और मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात यदि एक वस्तु की कीमत में कमी होगी तो दूसरे में भी दूसरे की मांग बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए इसके बाद प्रतिस्पर्धा चाय और कॉफ़ी, बॉल पेन तथा जेल पेन आदि। इसके बाद कार एवं पेट्रोल, ब्रेड एवं जैम। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। उपभोक्ता का आय स्तर वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। यह परिवर्तन तथ्य से प्रभावित होता है वस्तु समानता अथवा निम्न स्तरीय। आपको निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। संबंध वस्तुओं, यदि बाल आय बढ़ने पर एक वस्तु पर किए जाने वाला व्यय में वृद्धि होती है, ऐसी वस्तुओं को निम्न वस्तु कहा जाता है। यदि अन्य घटकों में कोई परिवर्तन ना हो तो यह बढ़ने पर सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि होती है एवं आय कम होने पर मांग कम हो जाती है, जिसे निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है। सामान्य वस्तु, यदि आय बढ़ने पर एक वस्तु की पर किए जाने वाला व्यय में वृद्धि होती है तो ऐसी वस्तु सामान्य वस्तु कहा जाती है। इसमें कहा गया सामान्य वस्तु, यदि आय बढ़ने पर एक वस्तु पर किए जाना व्यय में वृद्धि, मतलब कि यदि व्यक्ति की आय बढ़ती है और उसमें भी उसकी वस्तु का व्यय, उसमें भी वो वस्तु में भी बढ़ोतरी होती है तो वृद्धि होती है, ऐसे वस्तु को सामान्य वस्तु कहा जाता है जो समय के साथ बढ़ती रहे। यदि अन्य घटकों में कोई परिवर्तन ना हो और आय बढ़ने पर सामान्य वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती है, अर्थात वो चीज़ सस्ती और व्यक्ति की मांग है तो वह चीज़ ज़्यादा बिकेगी एवं आय कम होने पर मांग कम हो जाती है। जैसे कीमत ये दिया गया है, आप समझिए। आय की कमी के कारण देखिए लोगों ने कम खरीदा। उसके बाद वही आगे की आय बढ़ जाएगी तो लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे। अब यह निम्न स्तरीय वस्तु, यदि आय बढ़ने पर एक वस्तु पर किए जाने वाला व्यय में कमी आती है तो ऐसी वस्तु निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है। यदि अन्य घटकों में कोई परिवर्तन न हो तो आय बढ़ने पर निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में कमी होती है एवं आय कम होने पर मांग बढ़ जाती है। इसे निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है। इसके बाद सामान्य वस्तु एवं निम्न कोटि वस्तु के अंतर। अब इसका सामान्य, ऐसी वस्तु जिसकी मांग आय बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, आय बढ़ने के साथ उसमें रेट में भी वृद्धि हो जाती है, तथा आय कम होने पर सामान्य वस्तु कहलाती है।
उच्च कोटि ऐसी वस्तु जिसकी मांग बढ़ने पर ऐसी वस्तु जिसकी मांग बढ़ने पर कम हो जाती है। ऐसी वस्तु जिसकी मांग आय बढ़ने पर कम हो जाती है और आय कम होने पर मांग हो जाती है, उच्च कोटि की वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं में आय प्रभाव धनात्मक होता है। अगर आय बढ़ेगी तो सामान में वृद्धि। ऐसी वस्तुएं आय प्रभाव ऋणात्मक होती है। क्यों है? आय बढ़ेगी तो लोग खरीदना कम कर दें। आवश्यक वस्तु, यह जरूरी नहीं कि सामान वस्तु सदैव आवश्यकता ही हो, उसका दिया सदैव आवश्यकता की वस्तु होती है। अब ये निम्न कोटि की वस्तुएं जो आवश्यक होती है, इसलिए तो यदि इसका रेट भी व्यक्ति की आय भी कम हो जाए तो उसे खरीदना पड़ता है। मांग का नियम, इस वस्तु के संदर्भ में सदैव मांग के नियम का पालन होता है। इस वस्तु में संदर्भ में यह आवश्यक नहीं कि मांग का नियम को, अर्थात उसकी इच्छा कुछ नहीं, अगर उसको जरूरत है इस चीज़ की निम्न कोटि वाली वस्तु तो उसे करवाना पड़े। जैसे अस्पताल में उसकी इच्छा तो बिल्कुल नहीं है कि मैं दवाई लूँ, यहाँ पर उसे लेना पड़ेगा। विभिन्न वस्तु की मांग पर जलवायु तथा मौसम का प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्मी के मौसम में सूती कपड़े, पंखे एवं बर्फ आदि की मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े एवं चाय की मांग बढ़ जाती है। देश की मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर लोगों के पास धन की उपलब्धता अधिक हो जाती है और जिससे वस्तु की मांग और बढ़ जाती है तथा मुद्रा की मात्रा कम होने पर लोगों के पास धन का अभाव हो जाता है, जिससे वस्तु की मांग घट जाती है। जनसंख्या परिवर्तन, यदि किसी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती रही होती तो यह सभी वस्तु की मांग बढ़ जाती, परंतु देश की जनसंख्या पर निर्भर होता है कि वह वस्तु की आयु ढांचे में परिवर्तन के अनुसार वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। भविष्य में मूल्य में परिवर्तन की संभावना, यदि निकट भविष्य में वस्तु के मूल्य में वृद्धि की संभावना रहती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है तथा भविष्य में मूल्य घटने की संभावना होती है तो वर्तमान में वस्तु की मांग कम हो जाती है। विज्ञापन का अभाव, जब किसी वस्तु का बहुत अधिक विज्ञापन किया जाता है तो लोग उस वस्तु के प्रति आकर्षण हो जाते हैं और वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत जब किसी वस्तु का विज्ञापन कम हो जाता है तो लोग उस वस्तु का अधिक ज्ञान नहीं होता, वह उसकी मांग कम करते। सरकारी नीति पर भी वस्तु की मांग का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। माना कि सरकार वस्तु उपभोक्ता पर लोगों पर छूट देती है या कर को पूर्ण रूप से हटा देती है तो इससे वस्तु की मूल्य कम हो जाता है, जिससे मांग में वृद्धि होती है। जिसके विपरीत जब सरकार किसी वस्तु के उपभोक्ता को कम करना चाहती है तो जैसे तंबाकू, शराब आदि पर अत्यधिक मात्रा पर कर लगा देती है तो इसके कारण अनेक मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, जिसके मांग घट जाती है, जिससे कि लोगों की मांग घट जाती है। आज इतना ही, और बाकी अगले वीडियो में जो मेरी अगली वीडियोस में दिया गया है आप उसमें जाकर देख सकते हैं।